NRIs are more looking towards equity as a market. पहले म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में इतना NRI इन्फ्लो नहीं होता था जितना अभी रिसेंटली होना चालू हुआ है, मेनली बिकॉज मार्केट के रिटर्न्स हैं, बट ऑल्सो रियल एस्टेट हैज नॉट गिवन देम व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग. और अगर आप किसी NRI को एक्चुअली दिखा दो कि आपके रियल एस्टेट में पोस्ट डेप्रिसिएशन जो रिटर्न्स बने हैं, दे यूजुअली डिसाइड कि इसको अभी खत्म करो. Hello and a warm welcome to another episode of Desi Fire podcast. आज मेरे साथ हैं आलोक दुबे और एक्चुअली मैं आलोक के ऑफिस में ही बैठा हूँ पुणे में. मैं पुणे आया था अपने कुछ दोस्तों से मिलने, तो मैं सोचा आलोक से मिलके मैं थोड़ा सा फाइनेंस का भी ज्ञान ले लूँ. ही इज एक्चुअली a certified financial planner, a CFP, and he runs a firm called Prime Wealth. तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी है नाम में, वेल्थ भी है प्लान में नाम में, तो आई थिंक एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. तो सबसे पहली चीज तो मैं आलोक तुमसे पूछना चाहूंगा कि ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा सर्टिफिकेशन है, क्या है ये, क्या होता है? आई डोंट रियली थिंक इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग दैट्स बीइंग डन इन इंडिया. करेक्ट. So CFP is a global standard for certification in financial planning. तो इसमें ऐसा होता है कि आपके कुछ सर्टेन एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यू हैव टू गो थ्रू अ करिकुलम. यू हैव टू बी गुड एट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन उसमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है वेर इन आपको एक पर्सन की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करते आनी चाहिए फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट. यूजुअली ऐसा होता है कि आपको कोई मिलेगा जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट है, कोई सिर्फ इंश्योरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ टैक्स देखता है, बट CFP is somebody who has to understand everything for an individual. Okay. And it takes right now, it takes somewhere around 1.5 to 2 years to get done with the CFP program. और इसके जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट है और जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर ऑल सेट बाय अ बोर्ड इन US. तो उसको CFP स्टैंडर्ड्स बोर्ड बोलते हैं US में, एंड दैट इज हाउ यू गेट इनटू अ CFP सर्टिफिकेट. नहीं यार, बट अगर तुम टैक्सेशन की बात कर रहा है या इंश्योरेंस की बात कर रहा है, इवन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तुम बात कर रहा है, तो वो तो अमेरिका के अंदर अलग होगा और इंडिया के अंदर अलग होगा. तुमने वहां जाके CFP, तो तुमने CFP इंडिया में रह के किया है कि वहां जाके किया है? इंडिया में रह के किया है, बट इसमें डिफरेंस ऐसा है कि जो आपका करिकुलम है वो कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, बट योर एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स आर सेम. सो जैसे अगर किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस. आप बिना डेटा गैदर किए, बिना उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग किए आप एडवाइस नहीं दे सकते, राइट? सो यू हैव टू टेक देम थ्रू द प्रोसेस. द अंडरलाइंग प्रोडक्ट माइट वेरी डिपेंडिंग ऑन आपकी कंट्री क्या है और बाकी सारी चीजें, बट जो प्रोसेस है वो सारी US स्टैंडर्ड्स में सेट होती है, and then for every country it gets distributed. India has somewhere around I think 2000 CFPs now, which is the lowest as compared to the population it should have. बस 2000 में तो क्या ही होगा यार इतने लोगों में. But good countries like Australia, Singapore, there it's a thriving profession and a qualification as such. Okay. So this sounds like something that you would do in your masters. तो इसके लिए तुम्हें पहले ग्रेजुएट होना चाहिए कि क्या क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, मास्टर्स होना जरूरी नहीं है इसके लिए. Okay. And graduation in what field? The field is nothing, and in fact I am an engineer by graduation. तो there's no specific thing कि आपका कुछ फाइनेंस या कॉमर्स का ही बैकग्राउंड होना चाहिए. ये इंडिया का बेस्ट है. मतलब तुमको पिक्चर बनानी है तो पहले इंजीनियरिंग करो, क्रिकेट खेलना है तो पहले इंजीनियरिंग करो, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो पहले इंजीनियरिंग करो. तो इंजीनियरिंग के बाद में फिर तुम ये फाइनेंशियल प्लानिंग में घुस कैसे गया? एक्चुअली मैं घुसा नहीं हूँ इसमें. दिस इज अ फैमिली बिजनेस. So my father started this firm in 2005. So it's been almost 2 decades. Oh, so Prime Wealth is essentially yes. तो भाई तुम फिर ये गाय को बोल रहे हैं कि हम फाउंडर हूँ इसका और चला रहा हूँ, फिर तो that credit goes to your dad then. Yes. So I run the show now, but he started from the scratch. But मेरा ऐसा हुआ कि I have been with him since day one. तो मेरे समर वेकेशन मेरे फादर के ऑफिस में होते थे. I get to listen to people's stories और I developed a passion for this thing. तो even though जो नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड है कि साइंस करो, इंजीनियरिंग करो, उस प्रोसेस से मैं गया, बट देन आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट गेटिंग इनटू दिस डोमेन. इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था तो वन ऑफ माय फैकल्टी मेंबर बिकेम आवर क्लाइंट. मेरे फ्रेंड्स, उनके जो फादर रिटायर हो रहा है तो उनके किसी के इन्वेस्टमेंट्स डालने हैं, ये सारी चीजें मैं कॉलेज में भी करता था. तो आई ऑलवेज हैड एन एक्ट फॉर इट, एंड द डे आई ग्रेजुएटेड it was very clear for me कि I have to pursue this path, and then I joined my father. Okay. So your father also operates out of the Pune office? He has an office in Mumbai, and I run the Pune office. And that's because he'll be having clients in
Mumbai, and you have clients in Pune? We have clients in Pune, but since our niche is NRI only now, we work in a Okay. virtual setup. So most of our meetings and processes happen online only. Hmm. But जो physical setup है पुणे में we have an office. Okay. तो तुम ये बोल रहे हो जो रिटायरमेंट पे तुम्हारा फोकस रहता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट्स मोस्टली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनआरआईज, वुड दैट बी करेक्ट? So our practice is around NRIs. तो उसमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ wealth creation is an offering, और दूसरे केस में retiring and returning early to India, that is a separate offering. ओके, बट प्राइम फोकस तुम्हारा It's एनआरआई, only NRIs, yeah, non-resident. पैसा उन्हीं के पास है यार। ये तो जो है ना, मतलब देयर इज अनडाउटेडली इंडियन लोग जब बाहर जाता है, दैट इज व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अभी एक ज्ञानधन करके कंपनी है, मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ एपिसोड्स। उनका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को कैसे इंडिया से बाहर भेजा जाए। So let's talk a little bit about NRIs and their financial planning and their retirement. Are there any patterns that you are seeing in how NRIs are investing? Yeah, this is the return to India thing becoming popular. Any insights on that? See, I think आपने जो mention किया कि NRIs का पैसा है, definitely that is a reason why we are specializing into NRIs. But सबसे important ये हमने notice किया है कि NRIs have a very good mindset in terms of their finances. आप देखेंगे NRIs because currency का differences है, they always have excess money and they want to make the most out of it. NRIs का usually go to destination real estate हुआ करता था, but अब वो भी savvy हो रहे हैं। एंड कैसा होता है कि जब आप इंडिया से बाहर हो तो यू गेट टू लिसन टू मोर अबाउट इंडिया स्टोरी कि क्या हो रहा है वहाँ पे। आप एनआरआईज का भी एटीट्यूड 5 years पहले और अभी देखोगे तो उसमें काफी डिफरेंस है। दे कम टू इंडिया, दे सी के डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इनकम्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो पैटर्न वाइज अगर देखेंगे तो डेफिनेटली वन थिंग इज कि दे वांट टू गेट एक्सपोजर इनटू इंडियन मार्केट्स, इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड सेकेंडली वंस दे हैव मेड इनफ वेल्थ, दे ऑलवेज वांट टू कम नियर टू देयर फैमिलीज, मतलब यहाँ पे रिटायर होना या यहाँ पे जॉब्स परस्यू करना, इस तरह का ट्रेंड अभी काफी दिखने में आ रहा है। तो ये जो आई वांट टू डाइव इनटू दिस अ लिटिल बिट। आज से अगर तुम 5 साल या 10 साल पहले जाएगा तो एनआरआई टिपिकली कैसे इन्वेस्ट करते थे, और 2025 के अंदर हाउ डू यू सी देम इन्वेस्टिंग? अर्लियर इट यूज्ड टू बी रियल एस्टेट ओनली, मतलब आप कहीं भी देखोगे, हाँ, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो बिल्डर एनआरआई से ही लैंड एक्वायर कर रहा है, या कहीं बंगलोज बन रहे हैं। रियल एस्टेट में भी द मैटर ऑफ फैक्ट इज के कोई बिल्डर एक्चुअली यहाँ से यूएस जाके अपना एग्जीबिशन करता है सो दैट ही कैन गेट हिज फर्स्ट इन्वेस्टर्स देयर, रेंट पे दे देना, इस तरह के भी बहुत ट्रेंड चलते थे। जब से पिछले आई थिंक 10 years से ये चीज देखने में आ रही है कि इंडियन मार्केट्स आर गिविंग गुड रिटर्न्स, इंडियन कंपनीज आर डूइंग वेल, और थोड़ा एक गवर्नमेंट में फेथ कहीं तो दिखता है एनआरआई एज अ कम्युनिटी का। जब आप देखते हो दे फील दैट दिस इज अ मोर स्टेबल गवर्नमेंट, सो दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग हियर, और डेफिनेटली रिटर्न्स बने ही हैं। पोस्ट कोविड जिस तरह के रिटर्न्स बने हैं दैट हैज ओनली एक्सेलरेटेड थिंग्स। एनआरआईज का लास्ट ईयर द टोटल रेमिटेंसेस वर आई थिंक मोर देन $100 billion। they have sent, हाँ, they have sent money here to India। तो लाइक रेमिटेंसेस मतलब वो खुद के यूज के लिए हो सकते हैं, रियल एस्टेट, पैसा आया है हाँ इंडिया में, तो वो काफी बड़ा बैकबोन है एक्चुअली एनआरआईज इन्वेस्टिंग इंडिया एंड सेंडिंग मनी बैक टू इंडिया। सो वो है, पैटर्न्स वही है कि मतलब दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, और उन्हें लग रहा है कि गोइंग अहेड यहाँ अपॉर्चुनिटीज बेटर हो सकती है। नहीं, रियल एस्टेट वाला आर्गुमेंट आई कैन एक्चुअली बाय इनटू इट, क्योंकि जयपुर के अंदर, आई लिव इन जयपुर, जयपुर में टोंक रोड करके एक रोड है, उसके आगे जाके प्रताप नगर करके एरिया आता है, वहां पे एक कॉलोनी है। अब मेरे को उस कॉलोनी का ऑफिशियल नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, बट इट इज सोल्ड, मार्केटेड, प्रमोटेड एज एनआरआई कॉलोनी है ये, क्योंकि वहां पे टिपिकली तुम्हारा जो प्लॉट ऑफ लैंड होता है 200 गज का होगा, 150 गज का होगा, 250 गज का होगा, उतने में लोग मकान बना लेते हैं, स्पेशली जयपुर में दैट्स द टिपिकल पैटर्न। एनआरआई कॉलोनी जो बनी है वहां पे सब 500 गज के, 600 गज के बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, और उसको प्रमोट ही ऐसे किया गया था कि ये जो सारे प्लॉट्स हैं, जमीनें हैं, इट्स कमिंग अप एज अ डिसेंट एरिया। तो आई डू अग्री कि एनआरआई लोग रियल एस्टेट ले ले। कई बार तो यार मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद है अराउंड 10 years ago is when I moved to Jaipur,
तो लोग ये बोलते ये एनआरआई लोग ने मार्केट खराब कर दिया है, औना पौना पैसा दे दे के जो है फ्लैट खरीद लेते हैं और फिर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत रहती है। तो वो तो है। फन फैक्ट इज दिस इज अ रियलिटी इन हैदराबाद एंड बैंगलोर। अच्छा। अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा जो प्राइम लोकेलिटीज है वहां पे रेट्स पंप अप होने का रीजन इज कि वहां पे मोस्ट ऑफ द एनआरआईज आर पुटिंग देयर मनी एंड दे आर रेडी टू पे अ प्रीमियम अगर कोई बेटर जगह पे रियल एस्टेट मिल रहा है तो एक नॉर्मल रेसिडेंट को उसे कम्पीट करना पड़ता है। इनफैक्ट नॉट ओनली रियल एस्टेट, आप देखेंगे जिस एरिया में एनआरआईज ज्यादा आके बसते हैं वहां पे स्कूल फीसेस भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर होती है। तो उसका है इम्पैक्ट है कहीं, बट देन like it is what it is. It is capitalism, man. It is demand and supply. That's how the world runs. So let's sticking to the NRI idea a little bit. तुम बात कर रहे हैं एक तो ये रिटर्न टू इंडिया सेगमेंट की। So is it those folks जो कि अब वहां पे 60 के आसपास हो गए हैं, they cannot work anymore, right? और is it the 25-30 year olds जो कि वहां गए पढ़ाई करी फिर नौकरी लग नहीं रही है तो अब झक मार के वापस आना पड़ गया? तो इन योर एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली जब तुम अपने क्लाइंट्स की बात करते हो, टिपिकली व्हाट्स द प्रोफाइल, व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ क्लाइंटेल दैट यू हैव? सो आई हैव टू कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट्स इन एनआरआईज। एक तो ऐसा है कि दे मूव देयर, दे डिड देयर एजुकेशन, एजुकेशन लोन जो था वो क्लोज हो गया है, दे हैव ऑलरेडी बॉट अ हाउस इन इंडिया, अब प्योर वेल्थ क्रिएशन करना है, बेसिक नेसेसिटीज हो गई है, so they want to invest aggressively, let's say monthly basis पे या lump sum manners में they want to invest into India, have certain goals कि ठीक है 10-15 years में वापस आएंगे, retire होंगे, इस तरह से। That is one category. Second category is कि जहाँ पे they are now above 45, they have already made enough wealth and now they want to come back to India कि यार अब थोड़ा we want to take a break, we want our kids to come up in Indian culture और Indian localities में ऊपर आने चाहिए। तो इस तरह से उनका अप्रोच रहता है। तो जैसे कि यार अभी मैं 45 हूँ, मे बी नेक्स्ट 4 to 5 years आई डेफिनेटली वांट टू कम बैक टू इंडिया। अच्छा, सो हाउ डू यू एक्चुअली हेल्प देम? देयर आर टू साइड्स टू दिस, वन इज द नॉन फाइनेंशियल साइड एंड अदर इज द फाइनेंशियल साइड। तो नॉन फाइनेंशियल साइड में आपका के व्हाट इज योर अफोर्डेबिलिटी, इज इट द राइट टाइम टू कम बैक और नॉट, राइट? आपके गोल्स किस तरह से हैं, क्या तरह की आप लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले हो, किस तरह के एक्सपेंस होंगे। एनआरआई रिटर्न टू इंडिया में दे माइट फायर, दे माइट नॉट फायर। तो वो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं आऊंगा और आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर, आई वर्कड इन बिग टेक और अब इट इज इनफ। कुछ ऐसे भी है कि आई वांट टू कम बैक, आई विल टेक अप अ जॉब, तो एक नॉर्मल जॉब ले लूंगा, बट देन मोस्ट ऑफ माय वेल्थ क्रिएशन विल हैपन फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव अक्यूमुलेटेड। तो इस तरह से है। तो एक तो नॉन फाइनेंशियल में आपने उनको प्लानिंग में हेल्प की, उसके बाद जो एक्चुअल निटिग्रिटीज ऑफ फाइनेंस, राइट, कहाँ इन्वेस्ट होगा, सबसे बड़ा कंसर्न होता है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा टैक्सेशन का। अच्छा। तो आप जब पैसा वापस लाएंगे तो किस राउट से आप लाएंगे, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, कुछ चीजें कंप्लाइंट नहीं होती, यूएस एनआरआईज इजीली इंडिया में म्यूचुअल फंड्स में नहीं डाल सकते पैसा, क्यों, एक तो ऑप्शन भी लिमिटेड होते हैं, प्लस उनको वहां ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह से कंट्री डाइवर्सिफिकेशन देखना, एस्टेट प्लानिंग राइट होना। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि लेट्स से सम रैंडम केस विदाउट टेकिंग एनी नेम्स कि उनकी तुमने कैसे हेल्प करी ये रिटर्न टू इंडिया जर्नी में? So the first step was to figure out के when they are coming back what kind of lifestyle वो यहाँ रहना चाहते हैं। अब उनका current allocation ऐसा था कि 90% of their wealth was in USA only 10% was back in India। तो धीरे धीरे वो allocation change करना और यहाँ पे right investments चालू करना based on their goals। क्यों करना है अगर वहां पे पड़ा है पैसा और उसमें से why do you want to change it? Let's say 90 US 10 India है। I'm asking this for my knowledge। You are trying to bring it down to 50-50 for example। Correct. Why can't you let this 90-10 continue? मेरे को जब जितनी जरूरत होगी तब मैं यूएस से निकाल लूंगा, मेरे को थोड़ी जरूरत होगी मैं इंडिया के 10 से निकाल लूंगा। Correct. I can very easily do that। So why do you want to shift that from a 90-10? See, सबसे फर्स्ट जो इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ये है कि इक्विटी में यू ऑलवेज वांट कंट्री डाइवर्सिफिकेशन। मान लिया द सेम लाइज कि अगर आपका इंडिया में 100% पैसा इक्विटी में है तो यू वुड वांट टू डाइवर्सिफाई 20-30% आउटसाइड। तो वो एक सबसे बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है कि व्हाई यू शुड हैव मनी हियर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि वंस पीपल पैक देयर बैग्स, उनको वहां से लेना देना नहीं रखना है। अच्छा, उनको वहां आईटीआर रिपोर्टिंग करना, फिर यहाँ पे उस पे टैक्स देना, फॉरेन इनकम दिखाना, फिर वहां जो आपको मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी वहां रह गई, अब वहां से रेंट आ रहा है, अब वहां का जो रेंट है वो आपकी यहाँ इंडियन इनकम में अगर जुड़ गया तो
तो आपका यहाँ इनकम टैक्स स्लैब टॉप में चले जाएगा, ओके when you don't want actually that to happen. तो बहुत बार it is mainly how they want to do it. कभी कभी ऐसा भी होता है कि they want to bring it back and I tell them कि मत लाइए अभी, क्योंकि it is not tax efficient, क्योंकि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी मान लीजिए उनकी वहां इनकम हो गई है, बट अगर वो वापस आ गए 2 फाइनेंशियल ईयर और रुक गए वो, तो अब वहां जब वो विड्रॉ करेंगे तो दे विल नॉट ब्रीच द टैक्स, तो वहां टैक्स नहीं लगेगा. तो कभी कभी वो चीजें देख के भी यू हैव टू rebalance. अच्छा हाँ, तो मतलब केस बाय केस, Yes. based upon taxation, it's more of a tax call and a little bit of a country diversification call that you are taking. Correct. अच्छा, it sounds like it is mostly US NRIs that you are Right. talking about. Like 30-40% of our clients are US only, and then rest अच्छा. of the globe. Okay. Yeah. Some other countries where you have seen वहां से जनता वापस आ रही है? UAE एक काफी बड़ा डेस्टिनेशन है where people are coming back. टैक्स फ्री जनता है भाई, यूएई से काहे वापस आ रहा है कोई इंडिया में? उसमें क्या है कि उसमें आपको वर्किंग पॉपुलेशन वापस आते हुए नहीं दिखेगा. People who are above 55 and now they know के they cannot work there anymore, and most of them have their work visas there. तो इस वजह से अब वहां के आप परमानेंट बन नहीं पाओगे, तो वो वापस आ जाते हैं. अगर वहां पे आपको गोल्डन वीजा चाहिए तो यू हैव टू डू अ बिग इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट देयर. आई थिंक कुछ 2-3 करोड़ के आसपास कुछ डालना पड़ता है. हाँ, 2 मिलियन दिरहम्स के आसपास है, मतलब वो 4-5 करोड़ के आसपास. 4-5 करोड़ का. हाँ, तो उतना पैसा कोई लॉक इन करना नहीं चाहता. प्लस मैंने ऐसा सुना है कि पीपल लाइक द हेल्थ केयर हियर, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर. मतलब आपको आप पैसा दोगे तो अच्छा हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा यहाँ, जो कि ये कुछ कंट्रीज के लिए ट्रू नहीं है. यूएई में भी इतना इजीली आपको एक्सेसिबल नहीं मिलता डॉक्टर, और यूके में तो हालत बहुत खराब है. तो एक सर्टेन एज के बाद यू फील के नहीं, यहीं आना सेफ और बेटर होगा. हाँ, परहैप्स वो जो 55-60 वाली जिसका वर्क वाला पोर्शन खत्म हो गया, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब आप कतार में, कुवैत में, यू कैन नॉट लिव बियॉन्ड योर वर्किंग ईयर्स. वही समझ रहा हूँ, वरना मतलब टैक्स फ्री छोड़ के कौन आता है? क्योंकि मैं इतनी जनता को जानता हूँ ना अभी आज की डेट में. सो बंच ऑफ पीपल आई नो जो कि इस टाइप की नौकरी कर सकते हैं, दैट दे विल वर्क एज कंसल्टेंट्स. करेक्ट. And they can work from anywhere. There are a lot of people in tech jobs who can work from anywhere. और उनको permanent salary वगैरह वाला नहीं है, freelancing consulting मोड में. सब उठ, जयपुर में तो इतना जनता उठ के दुबई गया है ना मेरी जान पहचान में. भैया टैक्स फ्री है. प्लस these crypto folks. So there are people who have made money in forex guys. Forex, जो भी सब. Everyone seems to be heading there, and especially जयपुर से वो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी पड़ जाता है, बिकॉज यू हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट. यू हैव डायरेक्ट फ्लाइट की बात नहीं है. द टाइम तो मेरी वाइफ सिस्टर, शी लिव्स इन दुबई. ओके. एंड माय वाइफ्स पेरेंट्स, दे लिव इन कलकत्ता. अच्छा. जयपुर दुबई एज वेल एज जयपुर कलकत्ता बराबर का पड़ता है. मतलब जयपुर एक्ट्स एज अ मिड पॉइंट. तो वो इनिशियली तो लगता था अरे बेटी जो है फॉरेन में रहती है, ये है वो है. नहीं, it doesn't make a difference. दुबई को most of my clients in UAE they say कि ये this is a cleaner India. हाँ, in terms of acceptable. In fact they feel कि अगर मैं इंडिया में किसी और सिटी में रहूंगा, मेरे लिए मेरे होम टाउन पहुंचना थोड़ा हार्ड है, बट यहाँ से आई एम मोर प्रेडिक्टेबल कि ठीक है, हाँ मैं पक्का यहाँ पहुंच जाऊंगा. Fair. तो ये जो एनआरआई लोग हैं, डू यू सी देम कि उनके भी वो अर्ली रिटायरमेंट वाले जो रहते हैं, तो वो लोग क्या आके पहले इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ अपना SWP वगैरह चालू करते हैं? हाउ डज इट वर्क फॉर देम? उसमें भी देयर इज अ क्लासिफिकेशन. मतलब पीपल हु आर ओल्ड, दे हैव बॉट ऑलरेडी अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट, तो दे ऑलवेज वांट टू डाइवर्सिफाई के नहीं, कुछ अलग सोर्सेज भी होने चाहिए. इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट्स में ही इतना पैसा होता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ उनके एनआरईएफडी में. एनआरईएफडी टैक्स फ्री है, इंडिया में टैक्स फ्री. मेरे को दे दे, मैं उठा के डाल दूंगा भाई, क्योंकि एनआरईएफडी का रेट आई थिंक 7.5 के आसपास अभी ऑफर हो रहा है. हाँ, 7% टैक्स फ्री, व्हिच इज प्रोबेबली एन इक्विवेलेंट टू व्हाट 10.5% रिटर्न इन इंडिया. राइट. एंड गारंटीड. करेक्ट. आईसीआईसीआई बैंक की एनआरईएफडी कहीं नहीं जा रही है. हाँ, बट वो इंडिया आ गए तो उसके बाद में तो उनको देना पड़ेगा ना उसके ऊपर टैक्स. जब वो आ जाते हैं वापस, तो उसके बाद यू हैव टू क्लोज योर एनआरई अकाउंट. उसके बाद एवरीथिंग बिकम्स टैक्सेबल, बट जब तक आ नहीं रहे हैं तब तक दे प्रिजर्व मनी देयर. ओके. तो हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क? तो वो इंडिया के उनको अपनी एफडी बंद करनी पड़ती है कि क्या, कैसे वो प्रोसेस कैसे होता है? आपका एनआरई अकाउंट क्लोज हो जाता है,
जो आपके डिपॉजिट्स है वो दैट यू नीड टू वाइंड अप, एंड यू ऑलवेज हैव अ टाइम कि आपको ऐसा नहीं कि आ गया और कल का कल ही बंद करना है, क्योंकि रेसिडेंसी स्टेटस डिटरमाइन करने में 6 महीने भी लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में विद इन 6 मंथ्स आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है, आप वो पैसा रेसिडेंट अकाउंट्स में ले लेते हो। कुछ जो आपके रिसेंटली बने होंगे दैट यू यूजुअली ब्रेक, और अगर हम प्लानिंग करके आ रहे हैं तो वो चीजें पहले एलिमिनेट हो जाती है, मतलब रादर देन एफडी रखना, हम वो उसको धीरे धीरे स्लोली लिक्विडेट करना चालू करते हैं। उसमें और एक चीज है, एनआरआई के केस में एक एफसीएनआर अकाउंट होता है। तो एफसीएनआर में वो फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, तो आप उसमें एफडी कर सकते हो इन डॉलर्स या इन पाउंड्स, और उसमें गारंटीड 5% मिल जाता है। दैट वुड बी अ बेटर बेट ना, क्योंकि 5% तो तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, करेक्ट। डॉलर डेप्रिसिएशन से तुम 3-4-5% तुम उससे Correct. कमा लेगा। अच्छा, ये एफसीएनआर वाली क्या इज दैट टैक्स फ्री? हाँ, टैक्स फ्री है वो, यस यस यस, वो टैक्स नहीं देना। अरे मतलब जो है इंडिया की बहुत ट्रेजेडी है, तुम सारे बेनिफिट तो दे दो टैक्स फ्री वाले एनआरआई लोगों को, हम लोग के लिए तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है। बट यू आर लुकिंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव। बात ये नहीं है कि टैक्स, इट इज टैक्स फ्री इन इंडिया। अच्छा, तो उनकी कंट्री रिक्वायर करेगी कि ये इनकम आप यहाँ रिपोर्ट करो, और अच्छा। वहां पे उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो गल्फ रीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट अगर आप Understood. यूएस एनआरआई हो और आपको यहाँ 7% एनआरई पे मिल रहा है टैक्स फ्री, वो 7% पे आपको यूएस में टैक्स देना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। इंडिया में टैक्सेशन नहीं है, Yes, टैक्स तो हाँ, देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। Fair. और वही तब ठीक चीज है। पीपीएफ और बाकी सारी चीजों पे भी अप्लाई होती है। बहुत एनआरआईज को लगता है कि इंडिया में enough. मेरा पीपीएफ है, टैक्स फ्री है, बट एक्चुअली यू आर सपोज टू डिक्लेयर दैट इनकम इन योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड देन पे टैक्सेस ऑन इट देयर। सबसे बड़ा लिबर्टी गल्फ रीजन में है, मतलब जहां आपको कहीं भी टैक्स नहीं। अंडरस्टूड। तो ये तो हो गई अपनी एनआरआई की बात। Yes. देसी जनता को भी तुम हेल्प करते हो? नहीं, हमारी जो फर्म है दैट इज होली स्ट्रक्चर्ड अराउंड एनआरआईज। तो इंडियंस का मतलब व्हेन वी स्टार्टेड डेफिनेटली देयर वर रेसिडेंट क्लाइंट्स एंड देयर आर सम जो ओल्डर क्लाइंट्स हैं, बट न्यू क्लाइंट्स हुएवर वी ऑनबोर्ड दे आर एनआरआईज ओनली। ओके, हाँ, परहैप्स मेक सेंस, इट्स इजियर टू सर्विस देम। और अब तो तुम इतने टाइम से कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपर्टीज भी बन गया होगा, यू वुड स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स कि अच्छा हाँ ये बंदा यहाँ आ रहा है, ये टिपिकल उन लोगों की दिक्कतें रहती हैं। बट भाई हम तो नहीं हुए एनआरआई और अब मैं इतना मेहनत करके आया हूं तो हम तो ज्ञान तो अपना लेके जाऊंगा। सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, and I'm pretty sure you will have a decent idea about the products and everything that is offered in India for Indians. So let's start from a fire perspective पे अगर हम लोग बात करना चाहें, there are various options of investments which are available. The first thing that I would want to ask is, in your opinion, how do I figure out कि मेरे को पैसा कितना चाहिए? इट कम्स डाउन टू योर लाइफस्टाइल। मतलब आप एनआरआई फायर और रेसिडेंट फायर में ऐसा बहुत अलग जमीन आसमान का फर्क नहीं है। द ओनली थिंग इज कि देयर लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट देन एक नॉर्मल रेसिडेंट फायर में। नॉर्मल रेसिडेंट फायर हमेशा इस अप्रोच से, कंजर्वेटिव अप्रोच से चलते कि यार ठीक है, खर्चे में थोड़े कम करके चलूंगा, बिकॉज एक एंजाइटी रहेगी कि यार आई शुड नॉट रन आउट ऑफ मनी। एनआरआईज के केस में यू हैव टू लुक एट पॉसिबिलिटीज। मतलब उनके लिए इफ दे वांट टू कम बैक, महीने का 2-2.5 लाख रुपए फ्रॉम पैसिव इनकम बनाना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है उनके लिए, बिकॉज उनका कॉर्पस साइज ही बड़ा होता है। उनके केस में ऐसा कि हाउ कैन आई मेंटेन द लाइफस्टाइल, व्हेन आई कम हियर आई शुड आल्सो बी एबल टू अफोर्ड माय किड्स एजुकेशन व्हेन ही वांट्स टू स्टडी अब्रॉड। तो उनकी सारी पोजीशनिंग उस एंगल से होती है कि ठीक है, हम इंडिया आ जाएंगे, स्कूलिंग ग्रेजुएशन यहाँ हो जाएगा, बट पोस्ट ग्रेजुएशन फिर भी बच्चे का बाहर होगा, तो आपको उस तरह से चीजें चेंज करनी पड़ती। प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा सा वेरिएशन है कि दे कैन गो फॉर सम मोर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू आपकी ट्रेडिशनल, बट चीजें अभी ऐसी हो गई कि एनआरआईज आर मोर लुकिंग टुवर्ड्स इक्विटी एज अ मार्केट। पहले म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में इतना एनआरआई इन्फ्लो नहीं होता था जितना अभी रिसेंटली होना चालू हुआ है, मेनली बिकॉज मार्केट के रिटर्न्स हैं, बट ऑल्सो रियल एस्टेट हैज नॉट गिवन देम व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। और अगर आप किसी एनआरआई को एक्चुअली दिखा दो कि आपके रियल एस्टेट में पोस्ट डेप्रिसिएशन जो रिटर्न्स बने हैं, दे यूजुअली डिसाइड कि इसको अभी खत्म करो। यार आई थिंक टाइमिंग का बात है, बिकॉज मेरी जो जनरेशन है, पीपल हु आर इन 40s, अर्ली 40s, टिपिकली दे स्टार्टेड टेकिंग रियल एस्टेट इन 2012, 2015। उसके बाद से एकदम भट्टा बैठा हुआ है। You go back 10 years, people who started buying real estate in 2001, 2002, 2003, those guys have made a lot of money. They have made a lot of money. So I think it's changes. But coming back to the idea of Indian fire folks investing,
there are various avenues to invest. First of all, I want to talk about all of these and how do you recommend we invest in that, and then maybe have a little bit of a discussion कि अच्छा किसमें कितना कितना डालना है. Let's start with something simple. जो भी अपने ये डेट वाले या फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट्स हैं, Correct. उसके लिए फॉर इंडियंस व्हाट डू यू रिकमेंड कि उसके लिए कैसे इन्वेस्ट करें, किन चीजों का ध्यान दें और कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें? इंडियन क्लाइंट्स का जो फिक्स्ड इनकम पोर्शन है दैट यूजुअली विल कंसिस्ट ऑफ लेट्स से आपके डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स में भी इंडियन क्लाइंट्स आर मोस्टली, मतलब अगर आपका बैंक में इनफ है तो यू वुड इंक्लाइन फॉर एन एनबीएफसी एफडी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा 1 or 2%. वो होता है. देन आपका अगर कोई गोल असाइंड है तो उसके बेसिस पे आप डेट फंड भी फिगर आउट कर लेते हो. अच्छा, राइट. तो अगर जैसे कि मान लीजिए आपका एटलीस्ट 10 years यू डोंट वांट दैट मनी, तो आप जीसेक फंड में उसको डाल दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दोगे. अगर आरबीआई रेट कट करता है तो आपका वहां पे वाईटीएम सबसे ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर डेट प्रोडक्ट्स. तो इस तरह के अभी तो उम्मीद तो वही है. मैंने इसी उम्मीद में आई हैव टेकन अ कपल ऑफ गिल्ड फंड्स एंड अ कपल ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स. So we are recording this video in late January 2025, and RBI rates are, I don't know if they're at the peak or not, but they're close to the peak. And with this particular idea, I have invested in some long-term bonds. अब देखो बाकी तो RBI की मर्जी और रादर यूएस के फेड की मर्जी कि भैया वो लोग कितना काटते हैं, उसके बाद में इस पे डिटरमिन होता है. So fair. How about equity? Equity, see, we again have a very old school mentality. मतलब आपके गोल्स के लिए जितना रिक्वायर्ड पैसा है that can be taken care of through mutual funds only. You don't actually have to play around with things. And the way we like to tell our clients is कि we are not in the investment management, we are more in the investor management business. तो जो हमारी प्रोसेस होगी ये थोड़ी बोरिंग ही रहने वाली है. आपको हमेशा इसमें कुछ ऐसा अलग और नया कुछ मिलने नहीं वाला है. तो आपके नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल विल डू 90% ऑफ द जॉब. नाउ इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई मोर एंड आपका रिस्क एपेटाइट है कि आपको एआईएफ में जाना है, लॉन्ग शॉर्ट एआईएफ में डालना है पैसा, इंटरनेशनल इक्विटी में डालना है. अभी आपके ऐसे एआईएफ भी आ गए हैं जो आपको अनलिस्टेड मार्केट्स, स्टार्टअप्स, प्री आईपीओस इसका भी एक्सेस दे देते हैं. तो किसी को ट्राई आउट करना है तो ही कैन ऑलवेज गो फॉर दैट. But most of the people are good with mutual funds. The bulk, you recommend bulk of your portion to bulk of your clients is going into mutual funds. Yes. So let's talk a little bit about that. कि are you recommending active mutual funds or कि नहीं भैया आपने वो passive index वाले? Which ones do you like? There's a mix of that. Definitely ऐसा नहीं है कि किसी पे stick करना है. पैसिव में भी देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. मतलब आप ये इंडिया का प्रॉब्लम, इतना इंडेक्स, फिर उसके अंदर ये लो वॉलेटिलिटी वाला अलग है, वैल्यू वाला इंडेक्स अलग है, मोमेंटम का अलग है. तो बहुत नाटक हो गया है. नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा है कि देखिए आप इंडिया का लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर भी लार्ज कैप नहीं है. राइट. तो आपको कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री के ग्रोथ का एक्सपोजर लेने के लिए यू हैव टू गो टू मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से आपको रहना है. यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में आपके टॉप 7 गाइज bring in half of the thing, right, out of the 500. right. तो यहाँ पे वैसा नहीं है. और यहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिव है मार्केट कि हमेशा मार्केट शेयर कोई ना कोई लेते जा रहा है. तो यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं रहने वाला है कि पैसिव विल डू वेल. मतलब आप अगर रेफरेंस पॉइंट से देखोगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज. मार्केट करेक्शन के पहले ऐसा था कि 30% ऑफ द एक्टिव हैव बीटन पैसिव. मार्केट करेक्शन के बाद आप देखोगे तो मोर देन 50% हैव बीटन. तो डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाती है. ये सारी चीजें चलती रहती है. तो मतलब कोई ऐसा क्लियर कट आंसर नहीं है कि नहीं नहीं यार हमेशा एक्टिव ही लो या नहीं यार हमेशा पैसिव में ही रहो. नहीं वैसा नहीं. हैव टू फिगर इट. अब इट आल्सो कम्स डाउन टू क्लाइंट. मतलब आप देखेंगे कि दो माइंडसेट है. जो बहुत रिच है ऑलरेडी वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आई वांट टू बी पैसिव ओनली. और ऐसे भी रिच लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार पैसिव क्यों करना है, ले लो थोड़ा रिस्क, 2% कम रिटर्न बना तो भी चलेगा. तो वो आपके बिहेवियरल असेसमेंट में आ जाता है क्लाइंट के कि ठीक है इनके लिए क्या चीज सूट करेगी. अंडरस्टूड. And what about international equity? I'm talking from मतलब इंडिया के लिए तो भाई यूएस वाला इंटरनेशनल हो गया. How do you recommend doing that part? Either you can go through again the mutual fund route, but उसमें अभी options बहुत कम हो गए due to RBI regulations. फिर there are certain apps wherein you can sign up for them and start getting a holding there. Again वो मगर आपका अगर बहुत छोटा टिकट साइज है तो it doesn't make sense.
अगर आपका बड़ा टिकट साइज है तो अभी गिफ्ट सिटी के साथ बहुत सारे न्यू ऑप्शन स्टार्ट हो गए हैं, वेरियन आप गिफ्ट सिटी के एआईएफ में सर्टेन मनी डाल सकते हो, एंड देन यहाँ से आप यूएस का जो भी फंड है या ग्लोबल किसी थीम में आपको इन्वेस्ट करना है, ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो वो एक्सेस आप ले सकते हो। यार इसका बता, तो मैंने आई हैव रेड सम आर्टिकल्स अबाउट दिस, सो आई नो अबाउट द एप्स के थ्रू यूएस स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है। आई डोंट पर्सनली डू इट, क्योंकि पहले मेरा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो हो रहा है, बंद हो गए, सो इट्स नॉट दैट आइडियली आई वुड लाइक कि अच्छा हाँ कुछ 15-20% इंटरनेशनल होता तो अच्छा था, नहीं है उतना, बट फिर भी कुछ तो है। बट अब वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आज की डेट में तो कम से कम अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो अवेलेबल नहीं है। मतलब कोई S&P 500 का, जैसे मैंने एक मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 था, उसमें डाला था, एक नैस्डैक 100 भी था, हाँ इन्वेस्को का नैस्डैक था, मैंने उसमें डाला था। As of late January 2025, those are closed because of RBI exchange restrictions. But I keep reading about Gift City और वहां पे ऑप्शन आ रहे हैं। I think राजीव ठक्कर जो PPFAS के हैं, उन्होंने भी अपनी किसी स्पीच में बोला था कि हम लोग कुछ जुगाड़ बना रहे हैं कि वो गिफ्ट सिटी से इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए कुछ हो पाए। हाउ डज इट वर्क? गिफ्ट सिटी का खेला क्या है? इफ यू कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स एंड एक्सप्लेन दैट। टेक्निकली मतलब वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा समझा पाना, बट गिफ्ट सिटी बेसिकली इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है और हर डेवलप कंट्रीज में होते हैं। मतलब जैसे DIFC है, दुबई का फाइनेंशियल सेंटर, सिंगापुर में है। सो बेसिकली इनका ऐसा कहना है कि आपको ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स को ऑनशोर लाना है। तो जो लोग टैक्सेशन बर्डन को अवॉइड करने के लिए बाहर के रूट से इन्वेस्ट करते थे, अब वो गिफ्ट के रूट से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखता हूँ कि एक NRI के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। जैसे किसी NRI को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो अपने बैंक अकाउंट से, अपने मतलब यूएस बैंक अकाउंट से मान लीजिए NRE बैंक अकाउंट में पैसा डालता है, NRE से वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है। अब उसको पहले इंडिया टैक्स करता है 12.5%, और जो रिमेनिंग टैक्स है मान लीजिए 7.5%, वो आपको यूएस में देना है। तो टोटल 20% टैक्स आपको देना था, आपने इंडिया में 12.5 दिया, यूएस में 7.5% दिया। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और इस पैसे को वापस ले जाना भी अगेन इज अ टास्क फॉर यू, राइट? आपको वो रेट मिलेगा कि नहीं आपको पता नहीं, जो भी ऑन इंटरनेशनल चल रहा है, और वापस ले जाने की प्रोसेस कम्बरसम है। अब मान लीजिए आपको इंडियन म्यूचुअल फंड में डालने का ऑप्शन मिल जाता है डॉलर्स में, राइट? तो वो आपके लिए हमेशा ज्यादा सेंस बनाएगा। तो रादर देन सेंडिंग मनी थ्रू दिस, आप गिफ्ट सिटी के फीडर फंड से वो पैसा इंडिया में डाल सकते हैं। आपका पैसा डॉलर में ही इन्वेस्ट होगा, डॉलर में ही आपको जो पैसा है वो रिफंड आएगा। अच्छा, और जो तुमको टैक्स देना होगा वो तुमको यूएस में डॉलर के हिसाब से देना है। Okay, so it's broadly, correct me if I'm wrong, so it's done more to attract NRIs and foreign investments into India, and it is less about allowing Indians to invest abroad. The kind of minimums that they have set, almost 150K USD का minimums है, मतलब 1.25 करोड़ के आसपास वो हो जाता है। So that clearly shows कि they want to keep it like an HNI kind of product. तो यहाँ से बाहर आप कर सकते हो, मतलब if you have a good chunk of money here, आप यहाँ से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जो आपको ग्लोबल एक्सपोजर दे दे थ्रू गिफ्ट सिटी, एंड आपके टैक्सेशन बच जाएगी उससे। आपको उस कंट्री में टैक्स नहीं देना है, जो आपको देना है इंडिया में देना है। बट मेनली इट इज फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इंडिया, के आपको एक बहुत इजी रूट मिल जाए टू टेक एक्सपोजर इनटू इंडियन मार्केट। हाँ, वो 150 का मिनिमम है, और मान ले मेरे को अगर 150 डाला तो वो सारा का सारा पैसा मेरे को एक दिन में एक दिन में एक ही फंड में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी HDFC का गिफ्ट सिटी फंड है, तो आपने अगर उसमें 1.25 करोड़ रुपए डाले यूएस से भेज के यहाँ पे, तो वो HDFC के किसी एक ही म्यूचुअल फंड में जा पाएगा। इट कैन ओनली गो इनटू HDFC फ्लेक्सी कैप, या इट कैन ओनली गो इनटू निफ्टी 50, या इट कैन ओनली गो इनटू बैलेंस एडवांटेज। वो ऐसा HDFC में यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई। Oh, and it will all go on one day. ऐसा नहीं बोल सकता भाई जैसे कि अच्छा हाँ इसकी SIP कर दो, STP। You can always top it up, मतलब आप 25K USD से हमेशा टॉप अप कर सकते हो टाइमिंग करके कि आज कम है तो डाल दिया, बट जो मिनिमम देना है दैट यू हैव टू प्रेजेंट ऑन डे 1। हाँ, तो मतलब हाँ यार, तब तो अगर तुम मतलब 500,000 टाइप डालने की सोच रहा है, तब तुम एक दिन में 150 डालेगा, उसके बाद में फिर टाइम करके तुम टॉप अप वगैरह कर ले। अपने काम की चीज नहीं है भाई, ये तो बड़े लोगों का खेला हो गया। So fine, so that takes care of the equity part. How about gold? How does one invest in that? Again, from an NRI perspective,
यहाँ इंडिया में लाके गोल्ड में डालना, इट डजंट मेक सेंस. जो गोल्ड ईटीएफ्स आपके रेसिडेंट कंट्री में आप बाय कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर. कोई इंडियन रेसिडेंट है तो वो गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली ले ले. एसजीबी का तो अभी आपको रिसेंटली पता चला होगा किस तरह से हो रहा है, राइट? सो गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, दे आर द बेस्ट रूट टू गो. और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो उनकी कंट्री है वहीं पे दे कैन इजीली एक्सेस गोल्ड ईटीएफ. नहीं यार, मतलब आई डोंट नो, आई हैव हर्ड ना कि यूएई में गोल्ड सस्ता है तो वहां से लाके इंडिया में ले आओ. नहीं, वो आपको फिजिकली लाना बहुत, मतलब वो डिक्लेरेशन करने पड़ते हैं. फिर अगेन वो क्लासिक मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस, और यहाँ लाके आप कैसे प्रिजर्व करोगे? आप खरीद के यूएई में रख लो, और एंड गोल अगर आपका यूज करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिजिकली तो कोई एक्सपोजर लेके मतलब नहीं. It does not make sense. It doesn't make sense at all. No. फिजिकल वाला लेके आओ. कीप इट इन फाइनेंशियल. करेक्ट. इनफैक्ट वो भी चीज अभी ट्रू नहीं रह गई है कि मतलब कहीं पे चीप मिल रहा है. मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि माइनर डिफरेंस होता है प्राइस का. मोस्ट ऑफ द मनी यू सेव इन द मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस. तो इन गल्फ कंट्रीज वो थोड़ा लेसर है. ऐसा कहते हैं कि गोल्ड वहाँ थोड़ा प्योर मिलता है, एडल्ट्रेशन वहाँ कम है एज कम्पेयर टू इंडिया. बट अगर आप प्रॉपर फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो कोई सेंस नहीं. तो वो मतलब आपको ईटीएफ या फाइनेंशियल एसेट्स फंड्स वगैरह ही जो गोल्ड के हैं वो. और आप गोल्ड में भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द रिटर्न इन गोल्ड इज ड्यू टू रूपी डेप्रिसिएशन. एक यूएस इन्वेस्टर अपने डॉलर्स जब इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत गोल्ड में डालने का नहीं सोचता. हाँ, मतलब गोल्ड आई थिंक जो आई वाज गोइंग थ्रू डेकेडल हिस्टोरिकल डेटा ऑफ गोल्ड, 9%, 10%, 11%, 12%, 9 10 11, 9 10 11, कोई सा भी डेकेड लॉन्ग पीरियड उठा के देख लो, 9 10 11% सीएजीआर पे रहता है. यस. बट उसमें से 3-4% तो हाँ ज्यादा से वो रूपी डेप्रिसिएशन से आ रहा है. तो जिसको यूएस में ही रखना है, हाँ उसके लिए इतना सेंस नहीं है. फेयर. एंड एनआरआई रियल एस्टेट के अंदर तो वो अपनी सीधा खरीद ही रहे हैं. करेक्ट. बट व्हाट अबाउट ये जो नए आरईआईटीज या फ्रैक्शनल रियल एस्टेट वगैरह आ रहा है, डज दैट मेक सेंस फॉर द एनआरआईज? इट मेक्स सेंस फॉर देम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू के आपको इसमें ज्यादा सेफ्टी मिलेगी एज कम्पेयर टू. अभी आप एनआरआईज के केस में देखोगे कि सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में गलत एडवांटेज उनके ही प्रॉपर्टीज का लिया जाता है, बिकॉज लोगों को पता है कि ये बाहर है, इसको रियल रेट्स पता नहीं होंगे. टेनेंट्स भी थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं. आई हैव सीन केसेस कि जहाँ पे टेनेंट रिफ्यूज टू मूव आउट और वो वहां से आ नहीं पा रहे थे. तो ये सब चीजें पीपल हैव रियलाइज कि थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है. लैंड ग्रैबिंग हो जाती है, कोई आके इलीगली उस पर ये कर लेता है. तो अगर आपको रियल एस्टेट में ही लेना है, फ्रैक्शनल इज गोइंग टू बी, मतलब फ्रैक्शनल काफी अच्छा अपकमिंग ऑप्शन हो रहा है. आरईआईटीज इन्वेट्स है, बट उसमें आपके पास इतने ऑप्शंस ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ कोई चीज ले पाओ. ओके, सो आई गेस टू समराइज व्हाट यू आर सेइंग इज कि भाई इंडिया में पैसा डालना है तो इक्विटी में डाल लो, फिक्स्ड इनकम में डाल लो. गोल्ड फॉर दोस गाइज डज नॉट मेक दैट मच सेंस, एंड रियल एस्टेट तो सो अपने क्लाइंट्स वगैरह को तुम मतलब दैट्स ब्रॉडली व्हाट यू एडवाइस कि नहीं भैया रियल एस्टेट वगैरह इंडिया में रहने दो. रहने दो नहीं बोलते हम. इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट यूके से है एंड ही सेज कि आलोक अभी म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी 10 करोड़ हो गया है, बाकी सारी चीजें हैं, अब ये एडिशनल 2 करोड़ मेरे को रियल एस्टेट में डालना है, तो आई विल नॉट एडवाइज हिम टू ब्रिंग दैट मनी एंड पुट इट इनटू इंडियन रियल एस्टेट. वी कैन रादर पुट इट इनटू दुबई रियल एस्टेट या कतर का रियल एस्टेट, जो कि इज एज इजीली एक्सेसिबल जितना इंडिया का रियल एस्टेट है. बट वहां पे आपको एक्चुअली एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड इतना अच्छा मिलता है, इट मेक्स सेंस फॉर यू टू बाय इट आउटसाइड इंडिया देन बाइंग इन इंडिया. मेक्स सेंस. दुबई रियल एस्टेट में भी आप देखोगे, अभी रिसेंटली वी हैड डन अ डील जहाँ पे वी वर बोरोइंग एट 4.5% एंड इमीडिएटली पोजेशन व्हिच इज इन अ ईयर्स टाइम हमको 8% का रेंटल यील्ड चालू हो जाएगा. तो यूजुअली द ईएमआई gets covered and you are left with excess money. तो उस तरह से इंडिया में नहीं होता है यार ये सब. मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, मतलब 2.5-3% आ जाता है ना, तो 2.5-3% भी अगर तेरे को रेंटल यील्ड आ रहा है, हाँ, तो वो काफी है. आई डोंट नो अबाउट द पुणे रियल एस्टेट मार्केट, बट जयपुर के अंदर तो आई कैन टेल यू जो फ्लैट्स वगैरह हैं 2.5-3 से ज्यादा नहीं. और मतलब 2.5-3 भी इफ यू आर लकी इनफ कि तुमको एक अच्छा टेनेंट मिल गया है जो कि टाइम से दे रहा है, तब हो जाता है. अदरवाइज इट्स अ बिट टफ. और एक प्रॉब्लम क्या है कि एनआरआई का अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है तो उनको रेंट आ रहा है उस पे फ्लैट 30% टीडीएस मैंडेटरी है. क्यों? वो तो स्लैब से होगा ना. नहीं, एनआरआई के लिए वैसा नहीं है. एनआरआई के लिए वैसा नहीं है. एनआरआई अगर टेनेंट को पता है कि मेरा लैंडलॉर्ड एनआरआई है, ही इज सपोज्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द हाईएस्ट टैक्स स्लैब. फिर एनआरआई को फाइलिंग करके वो डिपेंडिंग ऑन हिज स्लैब वो रिफंड लेना पड़ता है.
सेम चीज सेलिंग में भी अप्लाई होती है। जैसे आप मान हम्म। लीजिए कि एक रेसिडेंट आदमी दूसरे रेसिडेंट को प्रॉपर्टी बेच रहा है, आपको 1% टीडीएस देना है। हाँ 50 लाख से वो कम भी है तो 50 लाख से ज्यादा हाँ पे 50 लाख से कम आपको देना ही नहीं है। एनआरआई के केस में इसके पहले तो फ्लैट 20% हुआ करता था, अभी इट हैज कम डाउन टू 12.5%। 20% ऑफ क्या? द होल वैल्यू, नॉट द कैपिटल गेन्स। एक सेकंड, तो तुम ये बात कर रहा है कि मैंने 80 लाख का फ्लैट खरीदा करेक्ट। और मैंने उसको 1 करोड़ में बेचा, यस। तो मेरा 20 लाख का गेन हुआ हाँ और 20 लाख वो टीडीएस में जमा हो जाएगा हाँ बिकॉज एक यस, क्योंकि 1 करोड़ का 20% ये पहले 20% था जो पिछला बजट था। उसके बाद तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था प्रॉपर्टी में, हाँ तो वो सब ले सकते थे। इस हाँ। बजट में एनआरआईस के लिए इंडेक्सेशन भी हटा दिया, सिर्फ रेसिडेंट को एक ऑप्शन दिया, और वो भी आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम द वो तो इतना इंडस्ट्री। पूरा हाँ कैंपेन किया था हाँ, तो लोगों ने। रेसिडेंट्स और एचयूएफ को अलाउ कर दिया, बट एनआरआईस के लिए अभी भी इंडेक्सेशन इज बंद पूरी तरह से। उनके लिए फ्लैट 12.5% ऑन द कैपिटल गेन। तो एनआरआई का प्रॉब्लम यही होता है कि उनके रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन बड़े अमाउंट के होते हैं, और अगर एक पूरे अमाउंट पे अगर आप टीडीएस भर दे रहे हो, देन यू हैव टू एक्चुअली वेट जब तक वो टीडीएस रिफंड आएगा। अब उसमें एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं लोअर, अगेन ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, No बट problem. उसको एक बोलते हैं लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट, कि आप अपने असेसिंग ऑफिसर के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके बोलते हो पूरे पे टीडीएस बहुत बड़ा हो रहा है, एक्चुअली मेरी बाइंग ये है, सेलिंग ये है, तो मेरा टीडीएस कम करो। देयर इज अ सेपरेट प्रोसेस टू गेट योर टीडीएस लोअर्ड, और फिर वो करने के बाद आप जो है सेल डीड करते हो। बायर तो मिलता नहीं है यार हाँ। रियल एस्टेट के लिए, तुम कहाँ टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह दिलवा रहा है। Correct. इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले इट वाज वेरी इजी फॉर एनआरआईज फॉर कमिंग इनटू रियल एस्टेट। अभी अब द क्लाइंट्स दैट आई मीट, they already have a lot and they say we want to come out of it and take it to financial assets, मतलब फिर वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो। मेक सेंस। मतलब क्लियरली तुम रियल एस्टेट के लिए तो एकदम खिलाफ होके बैठा है एनआरआई लोग के। बट अगर कोई एनआरआई है इंडिया में वापस आएगा तो उसको अपना घर तो चाहिए ना, तो वो खरीदेगा ना। मैं रियल एस्टेट के खिलाफ नहीं हूँ, द प्रॉब्लम इज के दे हैव टू मच रियल एस्टेट। तो अब मैं तो कभी आज तक ऐसे एनआरआई से नहीं मिला हूँ कि वो इंडिया वापस आ रहा है और इंडिया में उसके घर नहीं है। यूजुअली दे हैव द बेस्ट पॉसिबल हाउसेस, मतलब क्योंकि वो रेमिट करते रहते हैं पैसा, भले ही वो ना रह रहे हो, बट अपने पेरेंट्स के लिए बेटर अपग्रेड करके दे देना, 3 से 4 बीएचके में जाना या रो हाउस में, है ना, ये सब चीजें ऑलरेडी सेट रहती है। तो अगर ये दिक्कतें नहीं रहती हैं कि कहाँ रहेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू सी एनआरआईज फेस व्हेन दे रिटर्न टू इंडिया? आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, बिकॉज वो जब आप फायर का प्लानिंग कर रहे हो और आप बोल रहे हो इंडिया में जाके आई विल रिटायर अर्ली, इट सीम्स इजी, बट वो एक कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप, क्योंकि 10-15 साल तक कहीं रह चुके होते हो, आप वहाँ अकस्टम हो चुके हो, तो वापस आके इट्स नॉट इजी टू लाइक जेल इन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो है, मतलब जो मैंने आपको टैक्सेशन की चीजें बोली, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट और एनआरआई, एक टैक्स स्टेटस होता है जिसको आरएनओआर बोलते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट। नहीं, आई हैवंट। क्या है वो? तो एक आदमी रेसिडेंट हो सकता है, एक एनआरआई हो सकता है, एक रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी बोलते हैं उसको, आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी। नॉट ऑर्डिनरी, हाँ। ओके। तो कोई अगर बाहर 7 साल से ज्यादा रह चुका है, फिर वो इंडिया आ जाता है, तो 2 साल तक वो आरएनओआर होता है, उसके बाद वो आरआई बन सकता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। पैसा यहाँ वापस ला पाना, वहाँ की चीजें ब्रेक करना, आपके वहाँ रिटायरमेंट अकाउंट्स होते हैं, तो फाइनेंशियली काफी चैलेंज है फॉर देम वंस दे कम बैक। काफी सारे नॉन फाइनेंशियल भी है, जैसे कि स्पाउस नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट विद द फैमिली, किड्स नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट विद द स्कूल, वर्क कल्चर में प्रॉब्लम आता है। आप जिस कंपनी में वापस आते हो, यू वर एंजॉयिंग अ सेपरेट लाइफ, और यहाँ आके काफी स्लॉगिंग का कल्चर है, इस तरह से है, तो रिटर्न आना और यहाँ पे एडजस्ट हो पाना काफी उनके लिए ट्रबलसम हो जाता है। ये तो मतलब आई हैव सीन दैट। मेरा एक बैचमेट था, है वो यूएस में था कोविड के आसपास, ही केम बैक टू इंडिया, और वो वहां पे भी अमेज़न में था। इंडिया में भी वो अमेज़न के अंदर ही आया, तो नौकरी वोकरी वो उसी के अंदर इंटरनल ट्रांसफर लेके आ गया। आई थिंक वो 1.5 साल टाइप रहा बैंगलोर में, लंबा चौड़ा भाई साहब ने अपना फ्लैट खरीदा, बट he himself was not very happy with the work culture which was there. The other thing was बच्चे लोग बिफर गए भाई कि भैया हमसे तो हम बच्चे जो थे, और आई थिंक मिडिल स्कूल में टाइप उसके बच्चे थे, या तो एकदम छोटे हो तो उनको तो 5 साल का लड़का है उसको फर्क नहीं पड़ता। So that is a very real challenge that I see people facing.
Correct. फिनेंशियल एस्पेक्ट्स का हाँ, आई डोंट रियली नो कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट उन सब के लिए तो तुम हो ना भाई, हेल्प करने के लिए कि Right. क्या होगा. So let's say if there is an NRI who is planning to come back and stuff like that, what sort of fee do you charge and people in this field charge? वो कैसे इसका fee decide होता है? It depends कि आप मतलब what kind of investor you are. अगर आप ऐसे हो who is already financially very savvy and he needs a one time advice, तो उसके लिए there are many advisors who will like engage with you for 1 hour 2 hour and then give you a consultation. We are sort of a boutique firm, तो हम बहुत सारे लोगों के साथ clients के साथ काम नहीं करते. We take in very less clients and we work with people who can invest let's say more than 1 crore rupees. और जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 0.5% to 1% is what our fee is. So we have an asset management fee, but that takes care of me managing everything for you. So right from investments, taxes, insurances, everything. Moving back ये जो Yeah, RNOR वाला है, yes, yes, NREFT yes, तोड़वानी yes, है, वो yes, सब yes, उसमें कवर हो जाता है. correct. नहीं नहीं हाँ. भाई, तुम ये बोल रहा है कि वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे. Yes. सो आई अंडरस्टैंड दैट Yeah. कि वो 1 करोड़ तो हुआ, उसके अंदर तुमने उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी, Yes. प्लानिंग एडवाइस दी, वो सब हो गया. बट पैसा वहां से यहाँ लाना है, उसका टैक्सेशन है. सो उसके लिए अब वो वहां से 10 करोड़ वापस लेके आ रहा है या 50 करोड़ वापस लेके आ रहा है, दैट डजंट मैटर. That doesn't matter. Whatever. So our only source of earning is from your long-term investment assets. ओके. हाँ, और वो फी टेक्स केयर ऑफ मी मैनेजिंग एवरीथिंग. तो उसमें नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस भी आ जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें. मतलब हस्बैंड वाइफ वहां काम करते थे, बट यहाँ आके वन माइट वांट टू जस्ट स्टे बैक विद किड्स एंड द अदर माइट वांट टू. तो जितना भी टाइम क्लाइंट को लगता है, बहुत सारी चीजें हम फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं साथ में. किस तरह के स्कूल्स में डाल सकते हैं. आई अंडरस्टैंड. अच्छा, वो सब भी कि यस अच्छा यस 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 कौन सा स्कूल वगैरह वाला पार्ट भी. हाँ हाँ हाँ, डिपेंडिंग Okay. आप किस सिटी में आ रहे हो, किस स्टेट में आ रहे हो, वो चीजें भी साथ में फिगर आउट करनी पड़ती है. कभी कभी फायर फेलियर भी हो जाता है, मतलब एनआरआई का रिटर्न फेल हो जाता है क्योंकि बच्चे, जैसे आपने कहा कि बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. एक ऐसा केस था कि बच्चा ही वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और जब वो इस स्कूल में आया तो थोड़ा सा उसको आइसोलेशन था ही. मतलब किड्स वर लाइक अरे ये तो यूएस से आया है. उस बच्चे का थोड़ा एक्सेंट भी था, तो थोड़ा टीजिंग भी होता था. बट इन द फर्स्ट 2 months आई थिंक क्लास में किसी बच्चे को टीचर ने पीट दिया था. एंड उस चीज का अभी भी होता है क्या? मतलब हाँ, अब मेरे टाइम पे होता था, बट आई थॉट कि स्कूल्स हैव इम्प्रूव्ड और वो सब. बहुत कम स्कूल में होता है. बट क्या है कि वो जिस सिटी में आए थे, दैट वाज इन थोड़ा सा रिमोट इन आंध्र प्रदेश, तो वो ऐसा आपके एकदम प्रॉपर सिटीज में नहीं था. तो उस स्कूल में ऐसा हो कि उसने देख लिया. अभी इंडियन बच्चों के लिए इट इज कॉमन कि हाँ मस्तीखोर बच्चा तो वो मार खाएगा. तो बट ही फेल्ट स्कैर्ड, और फिर उसने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, आई डोंट वांट टू स्टे. द किड वुड नॉट कोऑपरेट, और फिर इवेंचुअली उनको रिटर्न जाना पड़ा. Fair. कभी कभी उल्टा भी होता है. अच्छा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आना नहीं चाहते हो इंडिया, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस आपको आ जाना पड़ता है. कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है. अभी जैसे वीजा का, जब ये डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले हैं और फिर वीजा चेंजेस होंगे, तो पीपल गेट स्कैर्ड एंड आ गए भाई. आई डोंट नो. सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड ऑन 22nd of January, और अभी ही ये न्यूज आया है कि भाई H1B पे जो लोग हैं, पहले तो क्या होता था, उनके बच्चे वगैरह होते थे, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप एंड लाइफ सेट. आई थिंक टॉक्स आर गोइंग ऑन कि दैट माइट बी रिवोक्ड एंड स्टफ. चैलेंजेस तो हैं. कभी कभी पेरेंट्स का मेडिकल इमरजेंसी भी होता है. मतलब एजिंग पेरेंट्स है तो यू हैव टू कम बैक, बी रहेंगे यार. मतलब आई थिंक दैट्स समथिंग दैट all of us have to go through at various points in life. It is really fascinating. मतलब मेरे को तो जैसे लगता है ना कि भाई एनआरआई बन गए तो फिर लाइफ सेट है एकदम. नहीं बट खैर ये सपने तो बचपन से, मतलब मेरे को जो है बचपन में बोलती थी मम्मी कि अच्छा हाँ 10वीं में अच्छे नंबर आ गए फिर सेट है, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर नौकरी छोड़ने के कि अच्छा हाँ एक बार फायर हो गया तो उसके बाद सेट है. बट वैसा हुआ नहीं. सो the NRI are part and NRI is returning, but they have their own unique challenges. I believe तुम भी you do write about it or you make videos about this stuff ki NRI and stuff. So can you tell a little bit more about that? कहाँ क्या करते हो? So I write a lot. I started like almost 7 years back writing online for जो भी NRI के technical questions होते हैं. So I started like I used to write blogs for a long time. A year back I started my YouTube channel. अच्छा. नाम है NRI Money with Alok.
NRI Money with Alok. हाँ, Okay. तो उसमें थ्रू वीडियो आई ट्राई टू सॉल्व दिस बिकॉज आई थिंक ब्लॉग्स बहुत इजीली सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट वीडियो का जिस तरह से हम एक्सेप्टेंस देख रहे हैं, वी आर गेटिंग लॉट मेनी क्वेरीज एंड देन वी लाइक टू हेल्प पीपल, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करके, कुछ लोग को कमेंट सेक्शन में जितनी भी चीजें हैं अवेयर कर रहे हैं हम. और इट्स नॉट ओनली रिटर्निंग एनआरआईज, मतलब आप देखोगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग आउट टू स्टडी इज इंक्रीजिंग. They will eventually after 5 years become earning NRIs, right? So वो population is only increasing. So many of the people are reaching out for understanding basics, and many of them like want to come back and like start investing in India. So you're doing this on YouTube. उसका तो link मैं description में डाल दूंगा. You guys can check it out from there. So I guess that's pretty much it for today. Thank you Alok. Thank you for taking out the time, inviting me to your office. और मैं आप सबसे request करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके आलोक के चैनल को भी देखें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू आलोक. Thank you for having me. Thank you for having me.